नमस्कार दोस्तों, डेस्टिनेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। क्या करंट अफेयर्स को लेकर के आप भी बहुत चिंतित रहते हैं, काफ़ी उधेर बुन में रहते हैं? करंट अफेयर्स क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो अब बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डेस्टिनेशन आईएएस करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन पैकेज, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आप लोगों के लिए लेके आया है, जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो आइए देखते हैं इस करंट अफेयर्स के सीरीज में आज का पहला ऑफिशियली आज का ये फर्स्ट वीडियो में क्या है। तो करंट अफेयर्स के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले करंट अफेयर्स से संबंधित जो ये है, करंट अफेयर्स को लेकर के जो धारणाएं बनी हुई हैं, उन धारणाओं को समझने की जरूरत है। क्या है धारणा बनी हुई? कुछ गलत धारणा भी है तो कुछ सही धारणा भी है। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर करंट अफेयर्स होता क्या है, कैसे करंट अफेयर्स को हमें पढ़ने की जरूरत है? तो सबसे पहले हम लोग उन सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स क्या है और कैसे करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना चाहिए, कौन से करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से करंट अफेयर्स जंग मैटर के फॉर्म में। बहुत सारे न्यूज हैं, देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं। इंफॉर्मेशन को लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना इंपॉर्टेंट है। किस इंफॉर्मेशन को हम ले रहे हैं और किस इंफॉर्मेशन को हम स्किप कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स क्या है और कैसे करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स क्यों आवश्यक है, क्या हमारे एग्जाम के लिए यह एसेंशियल है? यस, एकदम एसेंशियल है। तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स कितने दिनों का तैयार। 90% स्टूडेंट्स आते हैं, सर इस बार एग्जाम 70 बीपीएससी देना है तो करंट अफेयर्स कब से पढ़ लें, कब तक का पढ़ लें? तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में निकलेगा। फिर करंट अफेयर्स के सोर्स क्या होने चाहिए, करंट अफेयर्स का कहां से किस किस सोर्स को हम लोग फॉलो करें, इसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्या लेके आए हैं, डेस्टिनेशन आईएएस आपके लिए क्या लेके आया है, और साथ ही साथ 17 प्रारंभिक परीक्षा का पूर्ण समाधान कैसे हम लोग सिक्योर कर रहे हैं, जो आपके करंट अफेयर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। आपके सारे समस्याओं का समाधान इस एक प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा। कैसे है? तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स है क्या। करंट अफेयर्स देखिए नाम से स्पष्ट है, करंट और अफेयर्स। करंट का अर्थ होता है डे टू डे का लाइफ, और अफेयर्स मींस होता है इंसिडेंट, घटनाएं। ऑब्वियस सी बात है, डे टू डे के लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं ऑल आर पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। लेकिन इस डे टू डे के लाइफ में होने वाली सारी घटनाएं क्या हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा? क्या वो संभव है? नहीं, एकदम संभव नहीं है। तो करंट अफेयर्स डे टू डे के लाइफ में होने वाली वैसी घटनाएं जिसका कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो, जिसका कुछ राजनीतिक महत्व हो, जिसका कुछ ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो, कुछ सोशल कल्चरल इंपॉर्टेंस हो, कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हो, वैसे करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब यह तो कहेंगे सर हम तो जान रहे हैं, ऑब्वियसली बात है पॉलिटिकल इंसिडेंट बेस्ड करंट। तो इस करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे समझें जो ये करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये राजनीतिक घटनाएं हैं, जो घटनाएं हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में हो सकता है। ज्योग्राफिकल घटनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में हो सकता है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, करंट अफेयर्स जो है उसको भी एक सब्जेक्ट समझिए। करंट अफेयर्स भी हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। जैसे राजनीतिक घटना, पॉलिटिकल इंसिडेंट्स के कैसे करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर इसको समझना है तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। छोटा सा एग्जांपल क्या, हाल में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा के 2 चरण भी आई थिंक हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है, और भी बहुत सारे स्टेजेस बचे हुए हैं अभी। क्या ये लोकसभा चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव जो दिख रहा है वह तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके आसपास के जो इंसिडेंट्स हैं वह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल, एक ट्राइब है ब्रू ट्राइब, जो त्रिपुरा में है, और त्रिपुरा ने फर्स्ट टाइम उसको वोटिंग राइट दिया, और फर्स्ट टाइम इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। दूसरा एक पॉपुलर ट्राइब है, वल्नरेबल ट्राइब है, वह है आपको सोमपेन ट्राइब, अंडमान निकोबार का ट्राइब है, जो ग्रेट निकोबार में डिसाइड करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ भी रखा है, और इसके नंबर 7 ही हैं। 7 ही व्यक्ति जो सोमपेन ट्राइब से हैं वह बचे हुए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, और उसमें सोमपेन ट्राइब ने फर्स्ट टाइम अपने वोट का यूज किया है। तो लोकसभा चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं डे टू डे, वह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज्योग्राफी में सिलेबस का पार्ट होता है ट्राइब। ज्योग्राफी में ट्राइब, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ा रहे होते हैं तो जनजाति एक टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो क्या सारे जनजाति को पढ़ना जरूरी है, सारे जनजाति से क्वेश्चन? नहीं,
ऐसे जनजाति जो कि हमारे करंट में न्यूज में चर्चा में रहा है, और चर्चा में कुछ ऐसे कारणों से, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में फर्स्ट टाइम भागीदारी है, और फर्स्ट टाइम भागीदारी दैट मींस हमारा डेमोक्रेसी का यह ब्यूटी भी दिखा रहा है और ट्राइबल कम्युनिटी में लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी दिखा रहा है, और भारत सरकार की नीति किस तरह से इस दिशा में प्रभावी है उसको भी दिखा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो करंट अफेयर्स, डे टू डे की घटनाएं, पॉलिटी का न्यूज, लोकसभा चुनाव में हम लोग ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, दैट मींस ये करंट अफेयर्स है। ऐसे करंट अफेयर्स पे आपको काम करने की जरूरत है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में और कुछ एक दो न्यूज के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक न्यूज आया था इधर, दो आज भी न्यूज में हालांकि है और इससे पहले भी न्यूज में था। यह एक पेपर का कटिंग है जो आप देख पा रहे होंगे। नैनीताल में विकराल हुई जंगल की आग, मींस फॉरेस्ट फायर जो है, जंगल में आग लगने की घटना उत्तराखंड में तो हमेशा होती रहती थी, और इससे पहले यूपीएससी ने भी मेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है, और यहां पे भी यह घटना है। यह एक घटना है, जो ज्योग्राफिकल इंसिडेंट है, जो एक घटना है, जंगलों में आग लगी। जंगल में आग लगने के कारण को हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, उसके का रीजन क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है यह देखेंगे। ये सब चीजें तो है ही है, साथ ही साथ इसके और व्यापक प्रभाव क्या होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे उत्तराखंड का हिमालय रीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है हिमालयन इकोसिस्टम पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह आपको देखना है। अभी मैंने बोला करंट अफेयर समसामयिक घटना को समसामयिक घटना नहीं, एक सब्जेक्ट के नजरिए से देखिए और सब्जेक्ट में खोजिए यह करंट अफेयर्स हमारे किस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी के टॉपिक से जुड़ा हुआ है, पॉलिटी के टॉपिक से जुड़ा हुआ है, या हिस्ट्री के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो हिमालय की पारिस्थितिकी जो है वह बहुत ही संवेदनशील है, सेंसिटिव है। ऑब्वियस सी बात है, जंगलों में आग लगने की घटना, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटना होती है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में, उत्तराखंड के रीजन में और हिमालय रीजन में कार्बन का CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, तो एवरेज टेम्परेचर, ऐसे भी ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, और इसके बाद अलावे भी उस पर्टिकुलर एरिया के औसत तापमान में टेम्परेचर इंक्रीजिंग रेट जो है वह बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजिंग रेट बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, आप खोजिए उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। उसके बहुत सारे इंपैक्ट होंगे, और वन ऑफ देम इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर्स का पिघलना। ग्लेशियर तेजी से पिघलेगा, ग्लेशियर तेजी से पिघलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, तो उस नदियों में फ्लड की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। तो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन होगा? बिहार होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार से अब उत्तराखंड के जंगल में आग लगा है और उसका संबंध बिहार से है। ऐसे करंट अफेयर्स हमको निकालना है अपने आसपास होने वाली घटनाओं से। तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, पहला जो हमारा यह था, करंट अफेयर्स क्या है। तो करंट अफेयर्स ये है, करंट अफेयर्स में जो घटनाएं हो रही है उस घटना का हमारे सब्जेक्ट से और हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह करंट अफेयर्स है। वैसे करंट अफेयर्स को हमें जरूर तैयार करना चाहिए। फिर एक और आप न्यूज देख रहे होंगे इस स्लाइड में, यह भी करंट अफेयर्स बेस्ड है, जो वुमेन इंपावरमेंट बेस्ड है। 3 महिलाएं हैं जो पंचायती राज व्यवस्था की सदस्य है, कोई वार्ड पार्षद हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ है, 3 वुमेन्स हैं। अब यह न्यूज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह तीनों नाम जो है और कौन किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, यह नाम अपने आप में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, पंचायती राज व्यवस्था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। जो पंचायती राज व्यवस्था है वह प्रशासन की विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, और स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस, और लोकल गवर्नेंस का हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, साथ ही साथ वुमेन के डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा है, और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो छूटे हुए क्लास थे, उनकी लोकतांत्रिक गतिविधि में भागीदारी कितनी बढ़ी है। अगर ऐसे टॉपिक पे मेंस का अगर कोई क्वेश्चन हम लिख रहे होंगे तो उसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होगा, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल होगा। यह एक अगर इनके नाम के साथ हम अगर टेल के फॉर्म में उसको एक एग्जांपल लेते हैं, जो इन लोगों ने ड्यू टू पंचायती राज गवर्नेंस सिस्टम, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था हुई है उसके कारण ये लोग जो है यूनाइटेड नेशन में अपना संबोधन, संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत इंपॉर्टेंट है यह, और वहां पे अपनी बातों को रख रही है। इससे बड़ी उपलब्धि और पंचायती राज व्यवस्था का वुमेन इंपावरमेंट की दिशा में क्या हो सकता है, विथ एग्जाम्पल। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स हमारे लिए करंट अफेयर्स है, सारे करंट अफेयर्स है, बस आप किस तरह के इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, और यह इंफॉर्मेशन किस तरह के इंफॉर्मेशन को लेंगे यह भी डिसाइड होगा आपका सब्जेक्ट का नॉलेज कैसा है, इस सब्जेक्ट के सिलेबस को आपने कितने अच्छे से कवर कर रखा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें करंट अफेयर्स को अच्छे से समझने के लिए हमारे
पास सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, चाहे वह पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिलेबस के टॉपिक जो हमारे माइंड में फ्रेम होने चाहिए, तभी हम जाकर के करंट अफेयर से चीजों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और यह दिख रहा है, अगर यह एग्जाम्पल के साथ हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग को करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। तो हमें लगता है एक प्रॉब्लम तो आप का दूर हुआ, करंट अफेयर्स क्या है। तो करंट अफेयर्स ये था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स को बहुत सारे सोर्स होंगे, लेकिन उस सोर्स को फिल्टर करना है। और फिल्टरेशन का आधार क्या होगा, आपके सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे सर हम लोग फ्रेशर हैं, हमने अभी कोई विषय नहीं पढ़ा। इसी का सॉल्यूशन जो डेस्टिनेशन आईएएस है वह लेके आया है। हम लोग ऑलरेडी इसको फिल्टर करके आपके पास लेके आएंगे, कैसे न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और कौन सा न्यूज हमारे लिए जंक मैटर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फिर आप देखेंगे करंट अफेयर्स क्यों आवश्यक है। तो ऑब्वियस सी बात है, 40 के अबाउट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। क्या इसके बिना आप प्रीलिम्स को ये कर सकते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। हमें करंट अफेयर्स को करना ही होगा। कैसे करना होगा, यही तो हमारा इस सेशन बताएगा आपको। दूसरा, मेंस एग्जामिनेशन में अभी जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 50-50 रेशियो है। 50% करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आप पेपर 1 में इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन लिखे हैं, करंट अफेयर्स है। पेपर 2 में आप इंडियन पॉलिटी में जाएंगे, इंडियन पॉलिटी के कुछ 1-2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट करंट अफेयर्स से मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स टेल के फॉर्म में मिलेगा। फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में भी 60% आपके एरिया करंट अफेयर्स से होंगे। फिर पेपर 2 में साइंस टेक वाला एरिया, वह भी 90% पार्ट करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होगा, 10% ही आपको स्टैटिकल नॉलेज का डिमांड होगा। दैट मींस मैंने 50-50 कम ही बोला, मोर देन 50% डायरेक्ट वेटेज है करंट अफेयर्स का। और इनडायरेक्ट वेटेज कैसे है, जैसे मैंने बोला महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज व्यवस्था पर अगर हम कोई आंसर को लिख रहे हैं, वहां पे उस उदाहरण को अगर हम लेते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, और प्रभावी होता है और इफेक्टिव होता है, और वैसे आंसर पे ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। करंट अफेयर्स के पढ़े बिना हम ना ही प्रीलिम्स, ना ही मेंस और ना ही इंटरव्यू को एक्सपेक्ट कर सकते। हमें करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा। कितने दिनों का तैयार करना चाहिए? देखिए, करंट अफेयर्स जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है हमारा, उसके बाद से अभी तक के करंट अफेयर्स जो एग्जाम होंगे उससे 1 महीना पहले तक के करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप रेगुलर करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स एक सिलसिला है। ऐसा नहीं है G20 समिट इंडिया में हुआ है, इंडिया ने उसे होस्ट किया है तो आगे नहीं होगा, फिर अगला G20 समिट कहां होगा। यह एक सिलसिला है। लोकसभा चुनाव अभी हो रहा है, अभी मान लीजिए सोम्पेन ट्राइब्स को मताधिकार मिला है, तो हो सकता है अगले बार किसी और वल्नरेबल ट्राइबल्स को मताधिकार मिलेगा। यह एक क्रम अनुसार चलता है, सिलसिला है, इसलिए इसको किसी सीमा में बांधने की जरूरत नहीं है। आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास एग्जाम जो हुए हैं लास्ट 69 के उस मंथ से लेकर के 70 के एग्जाम के 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कहां से पढ़ें? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मल्टीपल सोर्स होते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, ऑथेंटिक न्यूज़ पर द हिंदू इसमें इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक टाइम्स भी देखना होगा, उसके बाद आपको जो है हिंदी न्यूज़पेपर देखना होगा। आप कहेंगे बिहार के लिए जरूरी है, यस, बिहार में भी अब चीज़ें बदल रही हैं। बिहार तो आप कहेंगे सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदू कैसे पढ़ूँ? तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान हम लोग लेके आए हैं। हमारे पास इस क्लास के बैकएंड में एक टीम होगा, एक्सपर्ट होंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने आपके इस टीम में मेंबर होंगे जिन्होंने मेंस दे रखा है, बीपीएससी का, यूपीएससी का मेंस दे रखा है। टेक्निकली एक्सपर्ट टीम होगा हमारा, जो चीजों को किस तरह से कलेक्ट करना है, और आपके इस रास्ते को, इस जर्नी को हम लोग आसान बनाएंगे। आप जो है अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं तो हम उसके लिए आपको हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन में आपको उस न्यूज को उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि न्यूज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। भाषा एक माध्यम है और भाषा यह माध्यम किसी में हो सकता है। अगर इंग्लिश में उपलब्ध है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? अगर इसको लेकर कंफ्यूज हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं से ही पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल डेस्टिनेशन आईएएस से पढ़िए। 100% श्योर है, डैम श्योर है, आपके सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस की गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन 90% प्लस क्वेश्चंस जो है आपके करंट अफेयर्स के इस ऑनलाइन सीरीज से आएगा। फिर
यही हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा एक टीम है हमारे पास है जो इस करंट अफेयर्स को लेकर हम लोग काम करेंगे। 17 प्रारंभिक परीक्षा का संपूर्ण समाधान, एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है। आपको कहीं से भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें यहां होंगी वह ऑनलाइन क्लासेस में होंगी। पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के साथ जुड़िए, टेलीग्राम पे पीडीएफ दिया जाएगा। साथ ही साथ यह जो रेगुलर क्लासेस के फॉर्म में होंगे, डेली करंट अफेयर्स होगा, उस डेली करंट अफेयर्स का वीकली जो है एमसीक्यू फॉर्म के रूप में टेस्ट के फॉर्म में आपके पास जाएगा। तो मींस करंट अफेयर्स का 100% कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, नॉट इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। हम लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इस तरह का एक फॉर्मेट डेवलप कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मेंस के लिए भी हमारा जो है मेंस में किस तरह से करंट अफेयर्स की चीजों को आप देखें, कैसे करंट अफेयर्स को देखें और उसको सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करें, इन सब चीजों पे भी हम लोग काम करेंगे। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा, आपके लिए यह लाया जाएगा और उसमें डिस्कस की जाएगी जो किस तरह से आपको मेंस में काम करना है। आज के इस वीडियो में इन सब चीजों के अतिरिक्त आगे हमें कैसे करना है काम, करंट अफेयर्स में किस तरह के न्यूज को गैदर करना है, कुछ मैंने एग्जांपल दिया है। जो लोकसभा चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोकसभा चुनाव से निकलने वाला ब्रू ट्राइब्स और जो है सोमपेन ट्राइब्स, दोनों ही जनजाति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे न्यूज को मैंने कैसे बोला जी यह न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ आधार होगा। तो दोस्तों इसका कोई दूसरा आधार नहीं होता, वह क्या होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर ही हम लोग आने वाले क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। तार्किक पक्ष है, ऐसे ही एग्जाम की तैयारी होती है, यही तरीका होता है और इसी से डिसाइड होता है क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, व्हाट डू रीड व्हाट डू नॉट रीड, क्या हमें पढ़ना। और सिविल सर्विसेज में इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कितना पढ़ना है, इससे अधिक इंपॉर्टेंट है कितना नहीं पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में सारी चीजें आती है, आपके आसपास होने वाली सारी घटनाएं करंट अफेयर्स के पार्ट है। तो इसको ध्यान रखते हुए इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसके ट्रेंड को देखेंगे और देन फिर डिसाइड करेंगे 17th बीपीएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज का यह पर्टिकुलर वीडियो इन सब चीजों के अतिरिक्त 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन से है और फिर जो है रेगुलर फॉर्म में डेली करंट अफेयर सीरीज होगा और फिर वीकली उसका एक एमसीक्यू के फॉर्म में टेस्ट एनालिसिस होगा। तो आइए देखते हैं 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। टेस्ला ने अक्टूबर 2022 में एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था। ऑब्वियस सी बात है करंट अफेयर्स में ऐसे न्यूज को हमें जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक ग्लोबल इंपैक्ट है, चीजों को लेकर के ह्यूमनॉइड रोबोट टेस्ला ने लॉन्च किया है और यह नेक्स्ट जनरेशन का जो है टेक्नोलॉजी है और आने वाले दिनों में हम लोग सुनते हैं जो हेल्थ साइंस में रोबोट के द्वारा जो है ट्रीटमेंट होगा, इंजीनियरिंग साइंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में अधिक से अधिक हम रोबोट को यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है टेस्ला एक कार कंपनी है जिसने रोबोट को यूज किया है, तो उसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और यह काफी न्यूज में रहा है। तो इसका नाम है ऑप्टिमस और यह क्वेश्चन का पार्ट रहा है। तो बीपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस को पिक किया है, मींस नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन की तकनीकी और वैसी तकनीकी जिसका ग्लोबल इंपैक्ट हो, चीजों को लेकर के बहुत प्रभावी ग्लोबल इंपैक्ट हो और जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें जो है वह आसान हो जाए, बहुत सारे हमारे वर्क जो है वह आसान हो जाए, मींस हमारा लाइफ इजी हो। और ऐसा अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो वह हमारे क्वेश्चंस का पार्ट होता है। तो इसका सही आंसर है डी। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यह साइंस टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुए हैं, रिसेंट डेवलपमेंट और ऐसा डेवलपमेंट जिसका ग्लोबल इंपैक्ट है, वहां से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है 17 बीपीएससी में इस आफ्टर 69th एग्जामिनेशन और बिटवीन द 17 बीपीएससी एग्जामिनेशन, इसके बीच में इस तरह की जो भी चीजें डेवलप हुई होंगी उसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो हो सकता है हमारा वहां से एक क्वेश्चन क्या हो, पकड़ा जाए प्रीलिम्स में। तो इस तरह से हमें चीजों को देखना होगा। करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस एरिया को अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाना होगा। आइए देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे दिखा हो, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न एआई संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस जारी किया। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, ऑप्टिमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वह क्या है, मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन प्रोजेक्ट काफी न्यूज में रहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है
वह काफी न्यूज में रहा था, और यह भी क्वेश्चन का पार्ट है, और इसने पूछा है क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के सीटीबीटी ये है, और न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के काफ़ी हमेशा एक देश दूसरे देश के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और इस कारण से जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है वह भी न्यूज़ में रहा था, और उसी न्यूज़ में रहने के कारण यहाँ से यह हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यह प्राचीन प्रोजेक्ट पुराना है, क्योंकि अमेरिका का पहला यह अनुसंधान है जिसने परमाणु हथियार का प्रोडक्शन किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है यह, लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन का पार्ट रहा है क्योंकि करंट में न्यूज में रहा है, चर्चा में रहा था यह। तो व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट? ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स बाय द यूएसए। ठीक है, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था, यही मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको, सीप व्रेक टूरिज्म के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे की पता सूची रिफ एमिसोल्स ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया। यह स्थान कहां है? सॉरी, इस इंग्लिश से पढ़ते हैं हम लोग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीप रिक टूरिज्म, सीप व्रिक्स इन इंडिया वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सची रिफ्स एमिसोल्स एंड ग्रांडले आइलैंड, वेयर आर दीज आइलैंड लोकेटेड। ये भी न्यूज में रहा था। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 3-4 ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है? वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सच्ची रिफ। सच्ची रिफ एक तटीय क्षेत्र की एक स्थलाकृति होती है, हम लोग ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। एमिसोल्स एंड ग्रेडले आइलैंड्स, वेयर आर दीज लोकेशंस। ये टूरिस्ट प्लेस होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यह न्यूज में रहा है, और गवर्नमेंट ने इस जहां पे यह सिचुएटेड है उस स्टेट के गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाए थे, और काफी चर्चा में रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे आंसर इसका है गोवा के तट से दूर है, गोवा के कोस्टल एरिया के पास है, ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा। तो इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जहां से जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल ब्रॉडर एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। साइंस टेक में जैसे एलन मस्क ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया, तो ऑब्वियसली बात है उसका मल्टीपल यूज हो रहा था, मल्टीपर्पस यूज हो रहा था, तो उससे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स में अगर चीजों को कैटेगराइज करना है तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज है, साइंस टेक का नॉलेज है, ज्योग्राफी का नॉलेज है, पॉलिटी का, जैसे अभी जो रीफ और सोल्स वाला क्वेश्चन था वो ज्योग्राफी टॉपिक का होता है। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ रखा है तो आसानी से उस करंट अफेयर्स को आप पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी, मान लीजिए टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में टूरिज्म प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ विशेष कार्य किए हैं, तो उस कंडीशन में भी हमारे क्या होंगे, वह क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जहां से हो सकता है आप कंफ्यूज करें, आपसे नहीं बने, लेकिन अगर थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है? G20 समिट हो रहा था, हम लोग होस्ट कर रहे थे, तो मैंने बोला करंट अफेयर्स क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है। G20 समिट को हमने होस्ट किया, इससे पहले किसी और ने होस्ट किया होगा और उसके आगे फिर कोई और होस्ट करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है G20 समिट को हमको कंटिन्यूअस वे में देखना होगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% G20 कंट्री होल्ड करता है, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, तो इसमें से कौन सा कथन आंकड़ा सही है? तो राइट आंसर इज 1 और 3। विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% जीडीपी का कौन कवर करता है? G20 कवर करता है, और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या कहां है? G20 कंट्रीज में। एक और 3 स्टेटमेंट हमारे क्या है? सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। आइए फिर देखते हैं, एक और न्यूज था, रूस के वैगनर मर्सनीर ग्रुप के प्रमुख कौन है? तो यह काफी न्यूज में रहा था, येवगेनी प्रिगोजिन, या इसका सही आंसर था, क्योंकि यह प्राइवेट आर्मी था। प्राइवेट आर्मी को लेकर के रसिया और फिर अरबियन कंट्रीज और बहुत सारे देश, अमेरिका, इवन अमेरिका भी प्राइवेट आर्मी का ये लेता है। तो प्राइवेट आर्मी, और उस समय काफी न्यूज में था प्राइवेट आर्मी और जो हमारे ये गवर्नमेंट डेवलप्ड आर्मी होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। प्राइवेट आर्मी जो आर्मी के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट आर्मी की काफी आलोचना हो रही थी, विश्व स्तर पे आलोचना हो रही थी, और इंटरनेशनल न्यूज था, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा था। लेकिन बीपीएससी खुद इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज था, क्योंकि जो येवगेनी प्रिगोजिन है उनकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को आगे चल के क्या कर दिया गया है? हटा दिया है, बीपीएससी ने अपने इसको रिमूव कर दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स से एक क्वेश्चन होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिलीज किया गया? द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम was responsible for the issuing of global gender gap report। जो विश्व आर्थिक मंच था वह रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के पब्लिशिंग के लिए। तो इसका सही आंसर चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखना होगा, विश्व बैंक भी कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, फिर यूएनडीपी के द्वारा भी कुछ रिपोर्ट पब्लिश होते हैं। तो अब हम लोग करंट अफेयर्स में इस बार देख सकते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस के रिपोर्ट को हम लोग जरूर क्या करें, कवर करें, ताकि हमारे एग्जाम कमिंग एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन यहीं से और एक क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से ट्रेंड एनालिसिस हुआ है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पैटर्न के आधार पे कमिंग ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, का अनुमान लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगर आप देखें यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में लिखित कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन देखिए सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को लेकर मैंने बोला इस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसका आंसर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ा, हालांकि यह भी न्यूज में रहा था कि 96 ईयर में उनकी डेथ हुई थी और कंटिन्यूअस 70 ईयर तक उन्होंने रूल किया था। तो इसका पहला आंसर सही हमें लगता है। हाँ, उसने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। तो काफी न्यूज में, इंडिया में भी न्यूज में रहा था। तो इसलिए इस न्यूज को अगर आपने कवर किया है तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और नहीं आ रहा है, इस फैक्ट्स को लेके कोई कंफ्यूजन है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्विट करने में ही हमें फायदा है, क्योंकि माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग में अगर एकदम नहीं हमें मिल रहा आइडिया तो क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। तो मैंने बोला है अगर 40 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछता है तो हमारा टारगेट हमेशा कितने क्वेश्चंस के लिए होगा? 35 क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। 5 क्वेश्चन हमारे हैंड में हैं जो हम गलत कर सकते हैं या नहीं बना सकते। कुछ क्वेश्चंस नहीं बनाने के लिए भी होता है, हर एक क्वेश्चंस बनाने के लिए ही नहीं। अगर होता तो फिर 150 क्वेश्चन पे हमारा सिलेक्शन होता, 150 में 100 क्वेश्चंस के अंदर ही हमारा सिलेक्शन होता। मतलब मींस क्या, 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम कितना भी प्रिपेयर कर लें हमसे वह संभव नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। गुजरात में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? थीम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफेंस एक्सपो का थीम हो, टूरिज्म एक्सपो का थीम हो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा ये हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, समिट हो, उसका कोई थीम हो। तो वैसे थीम से हमारे लिए क्वेश्चन होता है, या व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2020 हेल्ड इन गुजरात, जो कि गुजरात में हुआ था, उसका क्या थीम था? इसका सही आंसर है पाथ टू प्राइड, गौरव का मार्ग। अब इसको अगर पढ़ा है तो सही होगा। और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज चलेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग जरूर कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हाँ, ये क्या है? थांडी ग्यूट महोत्सव 3 दिवसीय उत्सव किस देश से मनाया जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है चिली, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार। यहां पे तो अंडरस्टूड है चिली और जर्मनी नहीं होगा। थांडी ग्यूट महोत्सव जो है यह नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी सेलिब्रेट किया। और भारत होता तो शायद भारत भी हम लोग आंसर दे सकते थे। तो चूंकि यह भारत के क्लोज म्यांमार नॉर्थ ईस्ट का एरिया है तो नेपाल भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा होगा? म्यांमार होगा। मैंने बोला इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं? म्यांमार आंसर इजीली दे करके अपने कॉमन सेंस से देके निकाल के जा सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हमें इलिमिनेट करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना चाहिए। और यह है भी, जैसे क्वेश्चन हमारा व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वानिया एवेन्यू है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस। तो ऑब्वियस ही बात है, अब इतना किसको पता होता है? पेंसिल्वानिया एवेन्यू तो है, लेकिन 1800 है या नहीं है गॉड नोस, या हो सकता हम कंफ्यूज कर गए, हमें नहीं पता है। तो अब क्या किया जाए? अब दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे क्या है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। एग्जैक्टली, यह तो है। इतना तो अगर आप बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगा ही। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस है व्हाइट हाउस, तो यह आपको पता है। दूसरा, 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स द्वारा इमारत के निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। यह हो सकता है आपको जीके पता हो और नहीं भी पता हो, कोई बात नहीं है, डजंट मैटर। फिर चौथा ऑप्शन कहता है यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो चौथा ऑप्शन तो एकदम 100% सही होगा। ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। एग्जैक्टली, जो
व्हाइट हाउस है वह अमेरिकी लोकतंत्र, जैसे हमारा पार्लियामेंट क्या है, भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हाउस है, व्हाइट हाउस, वह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। चौथा ऑप्शन ठीक दिख रहा है हमें, और दूसरा ऑप्शन भी ठीक दिख रहा है। हो सकता है एक नंबर हमें पता नहीं है और 3 नंबर भी हमें पता नहीं है, तो इस आंसर तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे? तो आप देखेंगे यहां पे 4 और 2 जिस ऑप्शन के साथ होगा उसको हम लोग आंसर मान के चलेंगे। 4 और 2 जहां होगा वही हमारा आंसर होगा। 1 और 3 हमें नहीं पता है, तो आप देखिए ए ऑप्शन कहता है 1, 3 और 4, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि यह 2 को शामिल नहीं कर रहा है, तो ए हमारा गलत हो गया, क्योंकि 2 होगा ही, क्योंकि व्हाइट हाउस ऑफिशियल रेसिडेंस है किसका, यूएस प्रेसिडेंट का। फिर बी नंबर 2 और 3 कह रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसने 4 को छोड़ दिया, तो यह भी हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है 3 और 4, केवल 3 और 4 कह रहा है, 2 को यह छोड़ दे रहा है, यह भी नहीं होगा हमारा। डी ऑप्शन कह रहा है 2, 3 और 4, मींस 2 होगा और 4 होगा, 3 हमें नहीं पता लेकिन 3 को यह शामिल कर रहा है, तो इस आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। 2, 3 और 4, और एक को यहां पे इलिमिनेट कर दिया गया है, इलिमिनेट कर दे एकदम सही किया गया है, क्योंकि 1800 पेंसिल्वानिया एवेन्यू नहीं है, पेंसिल्वानिया एवेन्यू है लेकिन यह कितना है, 1600 है, 1600 है, 1600 है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपे हुए हैं। बस आपको क्या करना है, अपने मेंटल को, इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी एक वर्ड होता है, इमोशनल मेंटल स्टेबिलिटी मींस क्या, भावनात्मक मानसिक स्थिरता, मींस क्वेश्चन को देख करके अगर पहला ऑप्शन हमें नहीं पता है तो ऑब्वियस ही बात है, यहां नहीं दिख रहा है 1800 हमें नहीं पता है, तो उसको देख करके घबरा गए और मेरा क्वेश्चन गया, नहीं यह नहीं सोचना है। दूसरे ऑप्शन को हमको पेशेंसली पढ़ना है, तीसरे ऑप्शन को हमें पेशेंसली पढ़ना है, फिर चौथे को भी पेशेंसली पढ़ना, देन फिर डिसाइड करना है। इतना पढ़ने के बाद फिर हमें ऑप्शंस देखना है और ऑप्शन से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। लेकिन इन सब चीजों में एक इंपॉर्टेंट थिंग्स दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा है और इससे पहले वाले क्वेश्चन की लंबाई भी हम लोगों ने देखा था, और 69 से लंबे लंबे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए रीडिंग स्पीड, आप अपने पढ़ने की गति को क्या करें, बढ़ाएं, जितना अधिक से अधिक तेजी से आप पढ़ सकते हैं चीजों को, कहते हैं ना वो 4 चीजें, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग और स्पीकिंग, ये 4 बेसिक कंपोनेंट है हमारे सिविल सर्विसेज के, और उसमें रीडिंग स्पीड को क्या करें, आप जरूर बढ़ाएं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है। डी नंबर आंसर दिख रहा है यहाँ पे। एक नेट मीटरिंग, नेट मीटरिंग को कभी कभी प्रचार के संदर्भ में समाचारों में दिखाता है, नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए हो सकता है आप नहीं पढ़े, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुक्का लगेगा और बड़ा ही शानदार तुक्का लगेगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं अभी जो है भारत सरकार इंक्लूडिंग बिहार सरकार भी सोलर एनर्जी के एरिया में काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है, जैसे कुसुम परियोजना है और बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्या, ए बिलिंग मैकेनिज्म फॉर सोलर एनर्जी बाय कंज्यूमर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे एड टू द ग्रिड, उपभोक्ताओं द्वारा ग्रिड में जोड़ी गई बिजली के लिए सौर ऊर्जा के लिए एक बिलिंग तंत्र। मोटर कार में सीएनजी किट की स्थापना ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई चर्चा, इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है, स्पेशल प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं। शहरी घरों में वाटर मीटर की स्थापना यह भी नहीं होगा। तीसरा जो है यह हमें सबसे अधिक क्लोज लग रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप तुक्का भी यहां पे अगर तुक्का भी मारेंगे तो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे तो यह हमारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है तुक्का ही क्यों, नेट मीटरिंग भी काफी न्यूज में रहा है, जैसे सोलर एनर्जी, कुसुम योजनाएं और बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार चला रही है, उसमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और हाउस होल्ड सेक्टर से उसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे सेल होगा, उसको कैसे वह जो प्रोड्यूसर है उसकी बिक्री करेगा, इन सब चीजों के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है। उसमें नेट मीटरिंग जैसी चीजें जो है काफी चर्चा रहा है, काफी चर्चा रहा है न्यूज में। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है जरूर आपके अपने प्रिपरेशन के दौरान जरूर पढ़ेंगे और यह वहां से हमारा निकल के जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन कुछ ये था। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गहरे समुद्र में चलने वाली उस पनडुब्बी जो टाइटैनिक मलबे को पानी के भीतर यात्रा के दौरान फट गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमरीन्स दैट
imploded during on an underwater ड्यू टू द टाइटैनिक लीकेज। तो इंपॉर्टेंट, टाइटैनिक जो है, टाइटैनिक हमेशा से ही विवादास्पद एक शिप है जो हमेशा से क्वेश्चन का भी पार्ट रहा है, और ना डूबने वाला शिप था जो डूबा है, और इससे बहुत सारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट से। और उस टाइटैनिक को सर्च करने के लिए, टाइटैनिक को ढूंढने के लिए एक सबमरीन डेवलप किया गया था, जिसमें जो उसको डेवलप किया था जिस कंपनी, उसके ऑनर भी थे। तो ऑब्वियस सी बात है वह भी गए थे, और टाइटन जो है वह डीप सी वाटर में जाकर के क्या हुआ, क्रैश कर गया। तो काफी न्यूज में रहा। तो ऐसे न्यूज में अगर कोई चीजें होती हैं तो जरूर हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने प्रिपरेशन के दौरान उसको कवर करते हैं। तो ये हमारे न्यूज से आसानी से कवर होने वाला टॉपिक है और रेगुलर पार्ट है। यहां से जब हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज को लेकर आएंगे तो वहां पे आप देखेंगे ऐसे न्यूज हमारे पास होंगे जो आपके 70वीं बीपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना साक्षात्कार कहां दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को आप अगर पढ़े हैं तो ठीक है, लेकिन हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, हाल ही में कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, ऑब्वियस ही बात है हाल ही में अगर इसको हम मानेंगे जो लेटेस्ट स्पीच होगा, जो सबसे लास्ट में अमेरिकन राष्ट्रपति ने दिया, अगर इसको कवर किया है हम लोगों ने तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है, ऐसे क्वेश्चन को क्विट करके हम लोग क्या करेंगे, आगे मूव ऑन कर जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ने का है क्योंकि यह माइनस मार्किंग का भी गेम है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, खेल के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। देखिए अब इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट जनरेशन क्वेश्चन कैसे बदला है। पहले पूछा जाता था ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर कौन है विजेता, या फिर विंबलडन का कौन है। अब यहां से क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मींस इन डिटेल्स क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब हम लोग टॉपिक सेम है, ऑस्ट्रेलियन वेपन्स होता है, फ्रेंच वेपन होता है, विंबलडन होता है, ये टेनिस के जो है वर्ल्ड फेमस ये हैं गेम्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे गेम्स को हम लोग कवर करते थे, लेकिन पहले फैक्चुअल एस्पेक्ट में कवर करते थे, लेकिन अब क्या है, अब हमको क्या करना होगा, इसको इन डिटेल्स कवर करना होगा। टॉपिक सेम है लेकिन एरिया क्या हो गया है, ब्रॉडर हो गया है। अगर ब्रॉडर एरिया में कवर करेंगे ऐसे गेम्स को तो हमारे जरूर क्वेश्चंस पकड़ाएंगे। तो यहां से दिख रहा है टेनिस भी हमें करना है लेकिन इन डिटेल्स में करना है, ठीक है। और यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन को के हर एक डायमेंशन को हमें क्या करना होगा, कवर करना होगा। एक क्वेश्चन हमारा पकड़ाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये क्या है, गृह मंत्रालय नंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। तो ऑब्वियसली बात है काफी न्यूज में रहा था, 576 लैंग्वेज है जो कि जिसको इन्होंने पूरा किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण की राज्य स्तरीय समिति शुरू की है। एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है यह, और इसका सही स्टेटमेंट है तमिलनाडु। तो गिद्ध भी क्या है, एक वर्नरेबल स्पीसीज है, एक विलुप्त प्राय प्रजाति है जिसके संरक्षण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार, बहुत सारे राज्य सरकारों के द्वारा उपाय किए गए हैं। और इसमें तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक न्यू इनिशिएटिव है, चूंकि यह संरक्षित प्राणी है, इसके संरक्षण के लिए बहुत सारे हमारे इकोसिस्टम में इनका इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए यह हमारे क्वेश्चन का पार्ट बना है और इंपॉर्टेंट है यह। तो ऐसे चीजों को हम लोग जरूर कवर करेंगे। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर 17 नंबर, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति। ये भी देखिए इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के क्वेश्चन हैं। 10 बंदी एशियाई विशालकाय कछुआ मोनेरिया एमिस हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। यह नागालैंड में नातांगी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में यह छोड़ा गया। यह भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन का नेक्स्ट जनरेशन है, मींस यह नहीं पूछा जा रहा नातांगी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहां है। अगर यह सीधा सीधा क्वेश्चन होता तो हमारे लिए आसान होता, लेकिन इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में कुछ ऐसे स्पीसीज जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, तो उससे कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन यह नेक्स्ट जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। पहले पूछा जाता था राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा कहाँ है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है इकोलॉजी इन्वायरमेंट से, अगर आप देखेंगे तो बायोडायवर्सिटी जो जैव विविधताएं होती हैं उसके संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। एक होता है स्वस्थानीय इन सीटू प्रोटेक्शन, दूसरा होता है एक्स सीटू प्रोटेक्शन। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व जो है इन सीटू प्रोटेक्शन के पार्ट है। और अब क्या पूछा जा रहा है, जो नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर कोई जानवर को
को, अगर किसी पर्टिकुलरली किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो वैसे टॉपिक को हमारे एग्जाम के लिए लाया जा रहा है, वैसे टॉपिक हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से कंटिन्यू रेगुलर 2 क्वेश्चन देखा आपने, दोनों ही क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, तो हमें उसे कवर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है? ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यूएसए। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको चाइना अपना क्षेत्र कहता है। चाइना इसको जो है अपना क्षेत्र, अपना टेरिटरी कहता है। चाइना इसके लिए जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों को पता है कॉमन वीजा इशू नहीं करता है, एक अलग कैटेगरी का वीजा है, एक अलग प्रकार का वीजा, जिसका नाम है नत्थी वीजा। क्योंकि वीजा इशू कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको विदेशी नागरिक मान लेगा, लेकिन चीन अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को विदेशी नागरिक नहीं मानता है, इसलिए उसे जनरल वीजा इशू ना करके नत्थी वीजा इशू करता है। और यह विवादास्पद क्षेत्र है भारत और चीन के बीच, हालांकि है भारत का अभिन्न अंग। तो यूएसए, चूंकि चाइना के साथ यूएसए का ये हो रहा है भूसामरिक जो है प्रतिस्पर्धा, जो जियो स्ट्रेटेजिकल कॉम्पिटिशन हो रहे हैं यूएसए का चाइना के साथ, उसी को ध्यान रखते हुए यूएसए ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया है। यह न्यूज में भी रहा था, अगर नहीं भी है तो भी आप यहां से क्या कर सकते हैं, यूएसए ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने काहिरा में, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा स्पोर्ट्स से है क्वेश्चन। 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता था? तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड जीता था, यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काहिरा में यह हो रहा था। तो स्पोर्ट्स से हमारे 2 क्वेश्चंस दिखे हैं, दोनों ही क्वेश्चंस, एक तो अलग अलग जो विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस, सबका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस था, इन डिटेल से पढ़ना था। दूसरा यह क्वेश्चन भी जो है वह डेप्थ में है, यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो हमें स्पोर्ट्स को भी अच्छे से कवर करना होगा। देखेंगे क्रिकेट से एक भी क्वेश्चन है जो मोस्ट पॉपुलर गेम है। जनरली क्रिकेट से क्वेश्चन रेगुलर नहीं होता है क्योंकि हम लोग अधिक फोकस क्रिकेट पे करते हैं और छोटे छोटे ऐसे गेम्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे गेम्स को ही कवर करने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। राष्ट्रीय न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि अप्लाई हो चुका है। तो व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत, मतलब जो व्यावसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, वह कहां से स्टार्ट करने की बात है, तो वह कहां से है, ग्रेड 6 से, 6th स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है वह कंटेंट और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब स्किल बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कौशल आधारित शिक्षा की बात ही की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर बढ़ते हैं। यही इसका आंसर था। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यह भी न्यूज में रहा था। क्यों न्यूज में रहा था? इसके 2 रीजन है। एक वो है एक क्वाड मेंबर, दूसरा मालाबार एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, क्वाड कंट्री के सदस्य ही अब मालाबार, और ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल किया गया है, इसलिए मालाबार एक्सरसाइज को कभी कभी क्वाडवार एक्सरसाइज भी कहा जाता है, जो चीन के अगेंस्ट है। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी और हिंद महासागर में चीन जो अपनी उपस्थिति मजबूती से ये कर रहा था, उसके अगेंस्ट यह जो है मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड कंट्री का कोलिएशन है। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया को ही मालाबार एक्सरसाइज में शामिल किया गया था, और उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत सारे ट्रीटी हुए हैं, और उसी में एक ट्रीटी था क्या, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, आर्थिक इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो यह भी हमारे न्यूज का पार्ट होता है, यह भी हमारे क्वेश्चंस का पार्ट होता है। प्रीवियस एग्जाम से पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस थे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आए हैं। इसमें कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने क्लास में और इन द क्लासरूम इसको डिस्कस नहीं किया था, इधर वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने सादा भाषा अधिनियम पारित किया जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और व्यवसाय मींस लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को आसान बनाना, और यह किसने किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। किसने किया है? यह न्यूजीलैंड ने किया है। यह इसका सही आंसर क्या है? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड से देखेंगे, इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है, हालांकि वो ज्योग्राफी से था। सॉदर्न आल्प्स माउंटेन जो है वह कहां है? न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड से क्वेश्चन यह पूछा गया है, और इसमें अंग्रेजी भाषा को आसान तरीके से ये करने की बात की गई है, ऑफिशियल भाषा बनाने, ताकि आसान काम करने में क्या हो, आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? दुनिया के पहले पादप प्रांगण को टीला डरमेम्बी जीवाश्म, जिन्हें टीला डरमेम्डियस कहा जाता है, हाल ही में किस देश में? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज में रहा था, काफी चर्चा में रहा था। इसका सही आंसर है रूस। यहां पे और
इधर भी करंट में देखेंगे बहुत सारे ऐसे न्यूज आपको इस बार 70 के लिए भी तैयार करना पड़ेगा जहां पे इस तरह के फॉसिल्स मिले हैं। तो यह भी आपको आसानी से क्वेश्चन का पार्ट होगा और आसानी से इसको आप पकड़ सकते हैं। फिर एक और है लिस्बन घोषणा, लिस्बन डिक्लेरेशन व्हिच मेड द हेडलाइंस इन एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ व्हिच एंटिटी, किस एंटिटी के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है महासागर के लिए, महासागरीय क्षेत्र के संरक्षण के लिए लिस्बन डिक्लेरेशन है। महासागर को प्रोटेक्ट करने के लिए, महासागरीय क्षेत्र का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए, महासागरीय क्षेत्र में होने वाले विवाद को, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एक और ट्रीटी है जिसका नाम है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज। तो और इसके साथ ही एक लिस्बन डिक्लेरेशन भी इसी से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा यह करंट अफेयर्स का सीरीज आज से ऑफिशियली स्टार्ट होता है, जिसमें हमने आज के इसमें 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस किया है। हालांकि ये क्वेश्चंस आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे भी दिख जाएगा और इसके आंसर्स भी दिख जाएंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने के पीछे हमारा तर्क यह है जो हम समझ पाए जो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है, क्या क्वेश्चन हमारा वन लाइनर है, नहीं, क्वेश्चन हमारा वन स्टेटमेंट बेस्ड है, नहीं, क्वेश्चन हमारे जो है वह डिफाइंड है, एरिया डिफाइंड है, सब्जेक्ट डिफाइंड है, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका क्या है ग्लोबल इंपैक्ट है, ब्रॉडर इंपैक्ट है, जिसको होलिस्टिक मैनर में देखे जाने की जरूरत है। तो इस तरह से यह सीरीज आपको रेगुलर मिलेगा। अभी कुछ क्लासेस इसके रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग एक प्रॉपर एरिया को कवर कर लेंगे देन फिर यह लाइव फॉर्म में भी आप लोगों को उपस्थित हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।